गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर चल रहा था बच्चों ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के अंदर दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट ए पढ़ चुके हैं एल्कोहल के बारे में, पार्ट बी पढ़ चुके हैं हम लोग बच्चों ईथर के बारे फिनॉल के बारे में, और पार्ट सी बच्चों हमारा ईथर। वही शुरुआत तरीका वही है बच्चों। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें बच्चों, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर हम लोग इसके परिचय की बात करें तो क्या बताया था बच्चों, आप जानते हो ROR को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ईथर कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, एक ये बात और ये ध्यान रखना है कि ROR के अंदर अगर हम लोग गौर से देखें तो ROR के अंदर अगर हम लोग बात करें इसकी बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल जो बच्चों इसके अंदर होता है वो होता है 110 डिग्री, बता चुका हूँ पहले। ठीक है बच्चों, इसके बाद में सेकेंड चीज़ बताई थी मैंने आपको इसके अंदर, वो था बच्चों इसका जनरल फार्मूला। अगर हम लोग ईथर के जनरल फार्मूले की बात करें, इसके सामान्य सूत्र की बात करें, अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो बच्चों वो क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला होता है बच्चों, फर्स्ट कोई भी ग्रुप मिला लेंगे हम लोगों ने, ये वाला लिया है। ठीक है बच्चों, मिला के लिख दिया तो क्या होगा ये बच्चों बताओ, C2H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या, O 2 का डबल कितना होगा 4, 4 में कितने जोड़ोगे 2, फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2O। ये इसका सामान्य सूत्र होगा, किसका, ईथर का सामान्य सूत्र है बच्चों। उसके बाद में अगला पॉइंट इसके अंदर पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, अगला पॉइंट इसके अंदर पढ़ते हैं वो आता है हमारे पास में बच्चों इसका क्लासिफिकेशन। क्या आता है बच्चों, अगला पॉइंट आता है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब समझते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया बच्चों वर्गीकरण। क्या हो गया बच्चों, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण की बात करें पहले बता चुका हूँ, एक बड़ी क्लास हो चुकी थी GOC के अंदर, दोबारा इसको देखेंगे, एक बार इसको लिख लीजिए। चले बच्चों आगे, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इसके वर्गीकरण की बात करें बच्चों, तो वर्गीकरण के अंदर ईथर को यूँ कह सकते हैं बच्चों, ईथर जो है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ईथर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है बच्चों इसके अंदर सिमेट्रिकल ईथर, एक होता है सिमेट्रिकल, और एक होता है बच्चों आपका एसिमेट्रिकल। क्या होता है बच्चों, एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब हो गया आपका सममित ईथर, सममित ईथर होता है बच्चों, और एसिमेट्रिकल होता है आपका असममित ईथर। सममित ईथर को हम लोग शो करते हैं बच्चों ROR से, जबकि असममित ईथर को दर्शाया जाता है ROR डैश से। ठीक है बच्चों, असममित को ROR समझाया जाता है। सम्मित आपका एग्जाम्पल हो गया CH3O CH3, दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका बच्चों इसके अंदर CH3 CH2O CH2 CH3, यहाँ लिख दिया तीसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। तो जब नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ इक्वल होते हैं, समान होते हैं, तो क्या कहलाता है आपका सिमेट्रिकल ईथर कहलाता है। और एसिमेट्रिकल जब दोनों डिफरेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3O CH2 CH3 एग्जांपल है एसिमेट्रिकल का। दूसरा एग्जांपल होगा CH3 CH2O CH CH3 CH3। तो इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, इधर दो कार्बन है, इधर तीन कार्बन है, तो ये कहलाता है आपका एसिमेट्रिकल ईथर। समझ में आ गया बच्चों, लिख लीजिए इसको एक बार, मैं तो पानी पी लेता हूँ। यस बच्चों, ईथर की क्लासिफिकेशन के बाद में आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट थिंग्स आती है बच्चों इसके अंदर क्लासिफिकेशन के बाद में। अगली चीज बताई थी मैंने आपको इसके अंदर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब हो गया बच्चों हमारे पास में नामकरण। नामकरण की बात करें, इसमें दो तरीके से नामकरण है बच्चों इसका। इसमें ए है आपका कॉमन नेम, जिसको आप लोग सामान्य नाम से जानते हैं बच्चों।
कॉमन नेम या सामान्य नाम। अगर कॉमन नेम या सामान्य नाम की बात करें बच्चों तो इसके अंदर सामान्य नाम होता है इसका एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन का मतलब हो गया, आपने क्या किया, मान लीजिए यहाँ लिखा CH3OCH2CH3। तो देखो बच्चों यहाँ क्या करना है आपको, ऑक्सीजन के दोनों साइड ग्रुप होते हैं, तो जो छोटा ग्रुप होगा आपको उसको पहले सेलेक्ट करना है। इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, तो छोटे ग्रुप के साथ में ऑक्सीजन लेना है आपको और उसको एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखना है। एल का मतलब अगर एक कार्बन होगा तो मैथ ऑक्सी, दो होगा तो एथ ऑक्सी, तीन होगा तो प्रोप ऑक्सी, चार होगा तो ब्यूट ऑक्सी, मतलब छोटे वाले ग्रुप को ऑक्सी के फॉर्म में लिखना है। और जो बड़ा ग्रुप होगा इसमें कार्बन ज्यादा होगा उसको एल्केन की फॉर्म में लिखना है। एक कार्बन होगा तो मेथेन, दो होगा तो एथेन, तीन होगा तो प्रोपेन, चार होगा तो ब्यूटेन, इस तरीके से। इसकी बात कर रहे हैं बच्चों तो एक कार्बन है, नाम हो जाएगा इसका मिथॉक्सी। दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा बच्चों, इथेन, नाम हो जाएगा मिथॉक्सी एथेन। इसके अलावा बच्चों यहाँ लिख दिया मैंने CH3OCH3, दोनों तरफ ग्रुप बराबर हैं, कोई सा भी ले लिया, ये ले लिया, नाम हो जाएगा इसका मैथॉक्सी, नाम हो जाएगा बच्चों इसका मैथॉक्सी मेथेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, मैथॉक्सी मेथेन। इसी तरीके से अगले ग्रुप की बात करें, ये हो गया मेरे पास CH3 CH2O CH3 इसकी बात करें तो यहाँ पर ये हो गया आपका एथॉक्सी, क्या हो गया आपका ये एथेन, नाम हो गया इसका एथॉक्सी एथेन। इसके बाद में अगली बात करें बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3OCH3 या मैंने लिख दिया यहाँ पर CH2OCH3 ये दो कंपाउंड मैंने लिख दिए बच्चों। तो क्या होगा आपको मालूम है बच्चों, जहाँ पर एक कार्बन होता है आपका, ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन है या तीन का छोटा ग्रुप हो गया तो नाम हो जाएगा इसका मैथॉक्सी। कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, ये हो जाएगा आपका तीन कार्बन, क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका मैथॉक्सी प्रोपेन। लेकिन आपको पता है ये एल टाइप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, एल टाइप स्ट्रक्चर है तो ये होगा आपका 1 2 3 2 पर आ रहा है तो नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसकी बात करें बच्चों, यहाँ पर आपका ये दो कार्बन है, इधर चार कार्बन है, यहाँ भी आपको एल टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रही है, लेकिन एल टाइप स्ट्रक्चर में काउंटिंग जरूर करते हैं बच्चों, लेकिन काउंटिंग की खास बात ये होती है या तो इस कॉर्नर से करते हैं या इस कॉर्नर से। आपको काउंटिंग उस कॉर्नर से करनी जिधर से ये ऑक्सीजन नजदीक हो। तो 1 2 3 पे है, यहाँ 1 और 2 पर ही है, तो 1 2 3 4 ये ऑक्सीजन, तो क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चों एथॉक्सी। ये हो जाएगा आपका चार कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। लेकिन आपको पता है एथॉक्सी नंबर 2 पर है तो नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी, नाम हो जाएगा बच्चों इसका 2 इथॉक्सी, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। बात समझ में आ गई बच्चों। अब ये लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी दे सकता है, इस तरीके से आपको दे दिया मान लीजिए, तो ये आ गया आपका, इधर भी दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा इथॉक्सी एथेन। इस तरीके से दे दिया आपको, ये दे दिया, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको दे सकता है वो, ठीक है, ऐसे दे दिया आपको। तो नाम अगर इसके अंदर हम लोग काउंटिंग की बात करें तो ये देखो आपका ये कार्बन यहाँ है बच्चों, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी भी काउंटिंग हम करके नाम लिख सकते हैं। एक खास बात ये थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ हो गई बच्चों, ये कॉमन नेम नहीं है। कौन से बच्चे हैं आपको, ये है आपके IUPAC नेम। कौन से बच्चों, ये है आपके IUPAC नाम, सामान्य नाम नहीं है, ये है आपके IUPAC नेम, ठीक है बच्चों। तो IUPAC नेम क्या लिखते हैं बच्चों, IUPAC नेम में लिखते हैं हम लोग एल्कोक्सी एल्केन। ये बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, बात समझ में आ गई बच्चों। इसके अलावा सेकंड आता है आपका कॉमन नेम। देखो कॉमन नेम कैसे लिखते हैं बच्चों, वो देख लो, मिटा दो इसको एक बार में, लिख लो एक बार इसको। ये लाइन स्ट्रक्चर भी आप इस तरीके से, जैसे ये वाला है, इसकी लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इसकी लाइन स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, ऑक्सीजन देन ये, ठीक है। इसकी लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, फिर ये तो नॉर्मली है आपका, इस तरीके से बन जाएगी। इसकी लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इसकी लाइन स्ट्रक्चर बन जाएगी इस तरीके से, ऐसे बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से उसकी लाइन स्ट्रक्चर बनानी है तो कैसे बनाओगे आप, इसकी लाइन स्ट्रक्चर बन जाएगी ऐसे, ऑक्सीजन, फिर ये आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। इसकी लाइन स्ट्रक्चर बनानी है तो क्या आ जाएगा आपका, ये आएगी आपकी लाइन स्ट्रक्चर इस तरीके से, ये लाइन स्ट्रक्चर होगी इसकी, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी लाइन स्ट्रक्चर हो गई बच्चों। इसी तरीके से इसकी लाइन स्ट्रक्चर बनानी है आपको, तो ये आपकी लाइन स्ट्रक्चर होगी इस तरीके से, ठीक है बच्चों। और ये इसकी लाइन स्ट्रक्चर हो गई आपकी इस तरीके से, लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी, ये इसकी लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो इस तरीके से लाइन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग में नाम लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको। तो ये थे ईथर के IUPAC नेम, लिख लो इसको एक बार।
चले आगे। इसके बाद में आईयूपीएसी नेम के बाद में आता है इसके कॉमन नेम बच्चों। और कॉमन नेम की बात करें तो वो कैसे लिखते हैं बच्चों? अगर कॉमन नेम की बात करें, सेकंड नंबर भी होगा हमारे पास में कॉमन नेम। कॉमन नेम की बात करें जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य नाम। सामान्य नाम की बात करें बच्चों तो सामान्य नाम होता है इसका एल्काइल ईथर नाम होता है बच्चों। एल्काइल ईथर नाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दिया मैंने CH3 और CH3, तो ये भी एक कार्बन, ये भी एक कार्बन, दोनों अलग अलग काउंट होते हैं। तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, नाम हो जाएगा इसका डाई मिथाइल, नाम हो जाएगा बच्चों डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड हो इस तरीके से CH3O CH2 CH3, तो आपको पता है ये एक कार्बन है तो मिथाइल, ये 2 कार्बन है तो इथाइल। ई पहले होता है अल्फाबेटिकल लिखेंगे, नाम हो जाएगा इसका इथाइल, फिर हो जाएगा आपका मिथाइल और लास्ट में क्या लग जाएगा ईथर, नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। इसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया CH3 CH2O CH2 CH3, इसके नाम की बात करें तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों? ना ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, नाम हो जाएगा इसका डाई इथाइल ईथर। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? नाम हो जाएगा इसका डाई इथाइल ईथर। लिख लो इसको एक बार, ठीक है। इसके बाद में अगर आगे हम लोग चलें, ये इस तरीके से कर दिया मैंने CH3O CH3 तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों? इसकी बात कर रहे हैं तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ये मिथाइल है या आइसोप्रोपाइल है, तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल ईथर। बात समझ आ गया बच्चों आपको? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी अगला एग्जांपल है हमारे पास में CH3O, ये हो गया मेरे पास में CH, ये आ गया मेरे पास में CH3 CH2 CH3, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका मिथाइल। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, तो इसको लिख देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ईथर। सेकेंडरी क्यों है? ऑक्सीजन जिस कार्बन जोड़ा वो 2 डिग्री है क्या बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये है हमारे पास में ईथर के कॉमन नेम, सामान्य नाम। लिख लीजिए फटाफट से। हो गया। ईथर के सामान्य नाम लिखने के बाद में बच्चों आईयूपीएसी नाम लिखने के बाद में अगला टॉपिक हमारे पास में आता है जिसका नाम है आइसोमेरिज्म या समावयवता। तो हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा बच्चों हमारे पास में आइसोमेरिज्म, समावयवता। आइसोमेरिज्म समावयवता की बात करें बच्चों तो वो क्या होगा बच्चों? हमारे पास में ये कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करता है बच्चों? एक तो ये शो करता है हमारे पास में फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कौन सी शो करता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है ये हमारे पास में। क्रियात्मक समावयवता शो करता है, क्रियात्मक समावयवता, क्रियात्मक समावयवता शो करता है बच्चों ये। और क्रियात्मक समावयवता मैंने बताई थी आपको कि जो ईथर है ये कन्वर्ट हो सकता है एल्कोहल में और एल्कोहल कन्वर्ट हो सकता है ईथर के अंदर। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने यहाँ लिख दिया CH3 CH2 CH2O CH3, ये ईथर है। इस ईथर को मैं अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कौन कौन से अल्कोहल बना सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH2 CH2OH, मतलब मैं कह सकता हूँ ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा मेरे पास में। या इसके अलावा अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखूँ तो मेरे पास में हो जाएगा ये CH3 CH2 CHOH CH3, ये क्या कहलाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया CH3 CH3OH, ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल।
बात समझ आ गई। अगर दोनों को मैचअप करेंगे बच्चों हम लोग, तो इसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गया। इसमें देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, सब में कार्बन 4 है। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10, ठीक है। H कितना हो गया 10, इसमें देख लो 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6 6 7 और 3 10, 3 3 6 3 और 1 10, और ऑक्सीजन सब में 1 है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर और इन सब के अंदर क्या होगा बच्चों, अगर आप गौर से देखेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। अच्छा, इसमें खास बात बच्चों एक और है जो याद रखने वाली है कि ईथर से आप कोई सा भी डिग्री अल्कोहल बना सकते हो, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी, लेकिन डिपेंड करता है हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन यू हैव कंटेन इन आ ईथर। अगर मान लीजिए आपके पास 4 से कम कार्बन है तो फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों नहीं बन सकते, 2 डिग्री तक आप बना सकते हो, ठीक है बच्चों, ध्यान रखें आप लोग। तो कार्बन पे डिपेंड करता है, आप बना सकते हो। लगभग ये है खास बात। अगर आपसे एल्कोहल का ईथर का क्रियात्मक समावयव भी पूछे या एल्कोहल का क्रियात्मक समावयव भी पूछे तो आपको क्या करना होता है, कार्बन मैच करने होते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया, यूँ कह सकते हैं या लिख सकते हो द ईथर इज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ एल्कोहल, अर्थात ईथर एल्कोहल का आइसोमर या क्रियात्मक फंक्शनल आइसोमर या क्रियात्मक समावयवी होता है। दूसरी कौन सी समावयवता शो करता है बच्चों, दूसरी समावयवता ये शो करता है आपका मेटामेरिज्म। कौन सी शो करता है बच्चों, दूसरी समावयवता किस शो करता है, ये मेटामेरिज्म। क्या शो करता है बच्चों, मेटामेरिज्म, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं मध्यावयवता। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मध्यावयवता। और मध्यावयवता के बारे में मैंने बताया था, शिफ्टिंग ऑफ कार्बन इज नोन एज मेटामेरिज्म। क्या होती है पहले उसको लिख लो आप, फिर मैं मेटामेरिज्म के एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मेटामेरिज्म की बात करें बच्चों, मध्यावयवता की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ आपको। मैंने यहाँ लिख दिया CH3 CH2O CH2 CH3, अगर इसकी जगह मैं यहाँ लिख दूँ CH3O CH CH3 CH3, या मैं इसको लिख दूँ CH3O CH2 CH2 CH3। तो सिंपल सी बात हमारी ये समझ में आती है यहाँ पर कि बच्चों देखो, सिंपल सी बात यहाँ पर हमारी ये समझ में आ जाती है कि यहाँ पर 2 कार्बन थे, यहाँ भी 2 कार्बन थे, एक कार्बन इधर मैंने शिफ्ट कर दिया तो यहाँ 3 हो गए, इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, यहाँ भी 3 हो गए बच्चों। तो ये कह सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ कार्बन इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो 2 प्रकार की समावयवता इधर शो करता है जो पूछी जाती है एग्जाम में। एक शो करता है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म और दूसरा शो करता है ये मेटामेरिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यावयवता। बात समझ में आ गई बच्चों, लिख लो इसको एक बार, हिंदी में लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ कार्बन इज नॉन एज मेटामेरिज्म। ट्रांसफर ऑफ कार्बन इज नॉन एज मेटामेरिज्म। कार्बन के स्थानांतरण को मेटामेरिज्म कहा जाता है। हो गया, चलें आगे। मेटामेरिज्म के बाद बच्चों अगली चीज आती है हमारे पास में प्रिपरेशन मेथड। अगला टॉपिक आता है बच्चों बनाने की विधियां, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं बनाने की विधियां, जिसको विल्सन की विधियां भी बोलते हैं। प्रिपरेशन मेथड की बात करें बच्चों इसके अंदर, तो इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है प्रिपरेशन मेथड के अंदर, वो फर्स्ट आता है हमारे पास में फ्रॉम अल्कोहल से।
ठीक है बच्चों, एल्कोहल से अगर हम लोग ईथर बनाना चाहते तो एक रिएक्शन मैंने एल्कोहल में बताई थी आपको, वो स्पेशल रिएक्शन क्या थी मैंने आपको बताया था कि अगर एथेनॉल की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन टेम्परेचर, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है ये और 2016 में भी क्वेश्चन आया है। तो लोगों ने क्या कहा, अच्छा कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो क्या किया उन्होंने H2O निकाल दिया और बना दिया था एल्कीन, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, निकालना तो वाटर ही है लेकिन दो मॉलिक्यूल आपको काम में लेने हैं। ठीक है बच्चों, रिएक्शन करा दिया आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, यहाँ से H2O बाहर बन जाएगा आपका CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर रिएक्शन होती है 413 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको। इसका जो सेकंड मेथड है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंडस्ट्रियल मेथड भी कहलाता है। रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस मेथड, इसको बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि। तो सेकंड लिखेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड में विलियमसन संश्लेषण विधि। विलियमसन संश्लेषण विधि। विलियमसन सिंथेसिस मेथड की बात कर रहे हैं। विलियमसन सिंथेसिस मेथड की बात करें बच्चों तो ये मेथड ये कहता है कि अगर आप लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हो बच्चों, तो हमारे पास में क्या बनता है बच्चों, NX निकल जाता है और यह बन जाता है ROR। तो बच्चों खास बात ये है इसके अंदर कि ये विलियमसन सिंथेसिस जो है मेथड है आपका, इसमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है। पहली बात तो इट इज़ अ लैब मेथड, ये लैब मेथड है आपका। लैब मेथड मतलब ये है आपकी ये है आपका इंडस्ट्रियल मेथड। क्या है बच्चों, ये है आपका इंडस्ट्रियल मेथड है। क्या है बच्चों, ये इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब ये है कि ये आपकी औद्योगिक विधि है। और औद्योगिक विधि का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, कि अगर बड़े लेवल पे अगर आपको ईथर बनाना हो, बहुत ज़्यादा ईथर बनाना तो इसी मेथड से बनाते हैं। दूसरी बात ये बच्चों कि ये जो रिएक्शन होती है वो SN2 मैकेनिज्म से होती है। किससे होती है बच्चों, SN2 मैकेनिज्म से होती है, ये SN2 क्रियाविधि द्वारा होती है। तीसरी और अहम बात इसके अंदर होती है बच्चों, ये बात ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे आपके सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर बना सकते हैं। बोथ टाइप ईथर कैन बी फॉर्म, यूँ कह सकते हैं इससे सम्मित और असम्मित दोनों ईथर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सम्मित ईथर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर असम्मित ईथर बनाते हैं तो इसमें ये ध्यान रखा जाता है बच्चों, जो आपका सोडियम एल्कोक्साइड होता है वो तो लिया जाता है 3 डिग्री और एल्किल हैलाइड जो है बच्चों वो लिया जाता है 1 डिग्री। ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने उल्टा कर दिया तो यहाँ पर ईथर की जगह एल्कीन बन जाता है। 2-3 चीज़ें मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसके अंदर, वो किस तरीके से हुआ बच्चों। इसके अंदर हम लोग बात करें कि यहाँ पर हम लोगों ने लिया असम्मित ईथर, अगर हमको बनाना मतलब पहले सम्मित ईथर बनाना है, आपने लिखा है यहाँ पर CH3 CH2 Br प्लस, यहाँ लिया आपने CH3, यहाँ लिखा आपने CH2ONA। अगर आपको सम्मित ईथर बनाना है यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपका यहाँ से NaBr निकल जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, डाईएथिल ईथर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको असम्मित ईथर बनाना तो एल्कोक्साइड जो मैंने बताया बच्चों आपको, सोडियम
एल्कोक्साइड वो आपको लेना पड़ेगा 3 डिग्री, ये ध्यान रखना है आपको। जब भी असममित ईथर बनाते हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड हम लोग बच्चों 3 डिग्री लेते हैं, जबकि एल्किल हैलाइड हम लोग लेते हैं बच्चों 1 डिग्री। क्या लेते हैं बच्चों? 1 डिग्री लेते हैं। जब ये रिएक्शन कराई जाती है तो रिएक्शन तो वही होगी जो अपने ऊपर की है, NaBr मेटल हैलाइड की रिएक्शन होती है बच्चों। रिएक्शन होती है हमारे पास में मेटल हैलाइड की, और मेटल हैलाइड में यहाँ पर से NaBr बाहर हो जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा मेरे पास में CH3C CH3O CH2 CH3, ये ध्यान रखा जाएगा बच्चों। तो जब भी हम लोगों को विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा असममित ईथर बनाना हो तो ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट सोडियम एल्कोक्साइड should be tertiary and alkyl halide should be 1 डिग्री। अर्थात यदि हमें असममित ईथर बनाना हो या 3 डिग्री ईथर बनाना हो तो उसमें ध्यान रखा जाता है बच्चों कि आपका सोडियम एल्कोक्साइड सदैव 3 डिग्री, जबकि एल्किल हैलाइड आपका 1 डिग्री लिया जाता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। इसमें ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि ये अभिक्रिया जो होती है वो SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होती है, अर्थात ये अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। SN2 का मतलब बताया था मैंने आपको, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यह बच्चों कहलाती है। बात समझ में आ गई बच्चों। लेकिन मान लो बाय द वे रिएक्शन में आपने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। आपने ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है बच्चों, मान लीजिए आपने ये तो ले लिया आपका क्या 1 डिग्री और ये ले लिया 3 डिग्री, तो फिर क्या होता है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या होती है मैं बता देता हूँ बच्चों। बाय द वे मान लो रिवर्स रिएक्शन आपने चला दी तो फिर क्या कंडीशन होती है, तो फिर क्या कंडीशन होगी उसको देख लीजिए बच्चों। कंडीशन फिर ये होती है बच्चों हमारे पास में कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास में एल्किल हैलाइड जो था हम लोगों ने अब वो ले लिया 3 डिग्री, ये हम लोगों ने 3 डिग्री ले लिया, ठीक है। और एल्कोक्साइड जो था वो ले लिया हम लोगों ने 2 डिग्री, ये एल्कोक्साइड ले लिया हम लोगों ने 2 डिग्री। तो निकलता तो अब भी मेटल हैलाइड से NaBr ही है, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के OH के फॉर्म में चला जाता है, तो यहाँ बन जाता है CH3 CH2OH प्लस NaBr। और आपको जो ईथर बनाना था वो ईथर नहीं बनता, यहाँ से H निकलने के बाद में ये बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड CH2, मतलब आपके पास में क्या बन जाता है बच्चों, एल्कीन बन जाता है। रीजन क्या है बच्चों, रीजन ये है कि आपको बस सोडियम एल्कोक्साइड जो है ये खुद भी आपका नाभिक स्नेही की तरह काम करता है, तो इसके अंदर क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है, प्रतिस्पर्धा हो जाती है, इसकी वजह से ऐसा होता है। दूसरी बात यह है, प्रतिस्पर्धा होने के साथ साथ क्या होता है, ये एक बेस की तरह भी काम करता है, प्रबल क्षार की तरह भी काम करने लग जाता है, क्योंकि आपको मालूम है प्रबल क्षार क्यों हो जाएगा, आपको मालूम है बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है इसके अंदर कि जो प्लस आई ग्रुप है वो अम्लता घटाते हैं, तो क्षारकता बढ़ जाती है, और क्षारकता बढ़ने की वजह से क्या होता है बच्चों कि इसके अंदर बनना था आपका ईथर और बन जाता है एल्कीन। तो ये ध्यान रखा जाता है कि विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा ये ध्यान रखा जाता है कि इसके अंदर अगर हम लोग को असममित ईथर बनाना हो तो सोडियम एल्कोक्साइड जो लेते हैं हम लोग वो 3 डिग्री लेते हैं, और एल्किल हैलाइड जो लेते हैं वो 1 डिग्री लेते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, आपको समझ में आ गया। लिख लो इसके बारे में, विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लो, इंग्लिश मीडियम वालों को मैं लिखा रहा हूँ, लिखिए बच्चों, लिखेंगे दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड दिस रिएक्शन and by this method symmetrical and asymmetrical ether can be formed। next लिखेंगे in this reaction sodium alkoxide and alkoxide react with each other and form ether। अगले लाइन में लिखेंगे बच्चों, it is necessary that for the preparation of tertiary ether sodium alkoxide should be tertiary while the alkyl halide should be primary। If in the case of the sodium alkoxide takes place primary and alkyl halide takes tertiary, then it forms alkene at the place of ether। लिख लिया बच्चों, लिखेंगे because sodium alkoxide act like a strong base, so it form alkene at the place of ether। समझ में आ गया बच्चों। हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसके अंदर बच्चों कि यह एक, लिखेंगे इसके अंदर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बच्चों, यह
यह एक ईथर के निर्माण की औद्योगिक विधि है। यह ईथर के निर्माण की औद्योगिक विधि है जिसके द्वारा सम्मित तथा असम्मित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। जिसके द्वारा सम्मित तथा असम्मित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। इसमें यह विधि SN2 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। यह अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में यदि 3 डिग्री ईथर बनाया जाता है, इस अभिक्रिया में यदि 3 डिग्री ईथर बनाया जाता है तो इसमें सोडियम एल्कोक्साइड 3 डिग्री जबकि एल्किल हैलाइड 1 डिग्री लिया जाता है, 1 डिग्री हैलाइड लिया जाता है। परंतु यदि अभिक्रिया के दौरान सोडियम एल्कोक्साइड 1 डिग्री तथा एल्किल हैलाइड 3 डिग्री ले लिया जाए तो यह ईथर के स्थान पर एल्कीन का निर्माण करता है क्योंकि सोडियम एल्कोक्साइड एक प्रबल क्षारक की भांति कार्य करता है। लिख लिया बच्चों। तो यह था आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। क्या था बच्चों? यह था हमारे पास में प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। इसके अंदर ईथर का एक मेथड और है Al2O3 की प्रेजेंस के अंदर सेम काम करेगा आपका कंसंट्रेट H2SO4 वाला। Al2O3 भी वही काम करता है जो कंसंट्रेट H2SO4 वाला काम करता है। तो 2 मेथड है इसके अंदर ईथर में, बहुत ईजी गोएंगे, याद कर सकते हो, बताने की इसमें खास ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है बच्चों, तो अब तक हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने अब तक बात कर ली किसके बारे में? इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली। इंट्रोडक्शन के बाद में इसका जनरल फार्मूला कैसे बनाते हैं उसके बारे में बच्चों हम लोगों ने बात कर ली है। जनरल फार्मूला आपको पता है ईथर और अल्कोहल का सेम होता है, बता चुका हूँ पहले आपको। और जिनका जनरल फार्मूला सेम होता है वो आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, क्रियात्मक समावयवी होते हैं। उसके बाद में बच्चों हम लोग इसके अंदर आगे क्या बात कर चुके हैं? आगे हम लोग इसके अंदर बात कर चुके हैं इसके क्लासिफिकेशन, सम्मित और असम्मित प्रकार के बारे में। इसके बाद में हम लोग क्या बात कर चुके हैं बच्चों? इसके बाद में हम लोग बात कर चुके हैं किसके बारे में? इसके क्लासिफिकेशन के बाद में इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर 2 टाइप के बताया आपको, IUPAC और कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका करते हैं हम लोग ईथर लगा करके, ठीक है, एल्काइल ईथर लिखते हैं, जबकि IUPAC में हम लोग एल्कोक्सी एल्केन लिखा जाता है। फिर बताया था मैंने आपको आइसोमेरिज्म 2 टाइप के बताए, एक तो क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमर, एल्कोहल का ईथर होता है, ईथर को एल्कोहल बता चुका हूं। और दूसरी बताई मैंने आपको मेटामेरिज्म या मध्यावयवता, इसमें बताया था शिफ्टिंग ऑफ कार्बन नोन एज मेटामेरिज्म। उसके बाद में बच्चों अगर हम लोग आगे बात करें तो उसके बाद में अगली चीज हमारे पास में आती है इसका प्रिपरेशन मेथड। केवल और केवल 2 बताए बच्चों आपको मैंने। एक बताया आपको लैब मेथड कंसंट्रेट H2SO4 से, और एक बताया आपको इंडस्ट्रियल मेथड। बात समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, ईथर के भौतिक गुण। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर के भौतिक गुण, ईथर के भौतिक गुण। देखो बच्चों ईथर के भौतिक गुणों की बात करें तो 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है बच्चों, ये रंगहीन होता है, मीठी गंध वाला होता है, मीठी गंध वाला होता है, ठीक है बच्चों। और ये क्या होता है बच्चों? इससे बेहोशी आती है, कब? सूंघने पर। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरी बात ये बच्चों, जल में अल्प विलय होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो कार्बनिक विलायक हमारे पास में, कार्बनिक विलायक जो है हमारे पास में, जिसको हम लोग कहते हैं अल्कोहल के अंदर और बेंजीन के अंदर आसानी से घुल जाता है, ठीक है बच्चों। तीसरी बात यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये बच्चों कि ईथर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों, ईथर का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका? ईथर का कम होता है समान अणुभार वाले एल्कोहल से। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों?
ठीक है, एल्कोहल से कम होता है, एल्कोहल का ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी एल्कोहल से कम होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर आपसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मान लीजिए बात करें CH3 CH2OH, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका एल्कोहल का। उसके बाद में बात करें बच्चों हम लोग, उससे कम होता है आपका, उससे कम होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका ईथर का, और सबसे कम होता है आपका किसका, एल्केन का। ठीक है, ये क्या है बच्चों आपका एल्केन, ये क्या है आपका ईथर, ये ध्यान रखना है आपको। लगभग समान अनुभार की बात कर रहा हूँ। जैसे इसकी बात करें तो देखो अनुभार कितना है इसका, 12 12 24, 24 और 6 कितने हो गए आपके 30, 12 12 24, 24 और 6 30 और 16 कितने हो गए 46। इधर बात करें 12 दूनी 24, 24 और 6 30 और 16 46 हो गए। इसकी बात कर रहे हैं 12 12 24 12 36, 36 और 4 40 कितने हो गए 36, 12 12 12 दूनी 24 12 36, 36 और 3 कितने हो गए आपके बताओ, 36 और 3 कितने हो गए आपके 39, 39 41 और 3 कितने हो गए 44। तो यह लगभग समान अनुभार है। तो लगभग समान अनुभार वाले एल्कोहल का कथनांक एवं गलनांक ईथर से और हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ईथर का कम होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की जो क्षमता होती है वो एल्कोहल से कम होती है। बात ध्यान रखेंगे बच्चों, ये बात ध्यान रखना है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो होता है 307.6। ठीक है बच्चों, ये केल्विन होता है इसका 307.6 डिग्री। ठीक है, आपका केल्विन होता है इसका टेम्परेचर, समझ में आ गया। ये इसका क्या है बच्चों क्वथनांक है। एक बात और मैंने इसके अंदर बताई थी ईथर के अंदर, और वो ये बच्चों इसके अंदर कि आपको जब गौर से देखेंगे तो ईथर के अंदर आपको गौर से क्या नज़र आएगा बच्चों कि इसके अंदर आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड है। तो आप कहेंगे सब sp3 संकरण होता है, बिल्कुल सही है, sp3 संकरण होता है। लेकिन sp3 संकरण के अंदर कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं होता है। लोन पेयर के प्रतिकर्षण के कारण जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों, ये बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है कितना आपका 110 डिग्री हो जाता है। और ये जो ईथर होता है आपका ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है, मतलब इसका जो आप यूँ कह सकते हैं इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता है। नेट अगर इसकी बात करें, नेट इसके डाइपोल मोमेंट की बात करें, द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो वो शून्य नहीं होता है, क्योंकि दोनों लोड पर एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इसकी वजह से ध्यान रखना है बच्चों। तो ये था आपका सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। बात समझ में आ गई बच्चों। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारे पास में आता है, वो आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। क्या आता है बच्चों, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। हेडिंग लिखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। क्या है बच्चों, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। और देखो बच्चों, ईथर की केमिकल रिएक्शन की बात करें तो 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन आपकी ईथर शो करता है। ठीक है, पहली रिएक्शन वो होगी जिसके अंदर आपका जो ईथर का जो एल्किल समूह है, दोनों साइड R है, वो रिएक्शन शो करता है। दूसरी रिएक्शन आपकी होती है लोन ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होता है ईथर में, वो रिएक्शन शो करता है। ठीक है, और तो यूँ कह सकते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो ऑक्सीजन पे होता है उसकी रिएक्शन होती है। तीसरी जो रिएक्शन होती है बच्चों इसके अंदर वो होती है, इसके अंदर तो पूरे ईथर की रिएक्शन होती है, और जो चौथी रिएक्शन होती है उसमें अन्य। तो 4 टाइप की रिएक्शन इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फिर तीसरी रिएक्शन होती है उसके अंदर ये वाले बॉन्ड टूटते हैं बच्चों। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन होता है, और चौथी अन्य रिएक्शन होती है। तो 4 टाइप की रिएक्शन ये दर्शाता है। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तब तक आप इसके नोट्स प्रॉपर वे में बनाइए, तैयारी कीजिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बच्चों।